introduction to microbiology or microbiology. Today we will be learning about probiotics, how bread is produced, how vinegar is produced, and some microbial enzymes. पहले आपको probiotics समझा दूँ. Probiotics, biotic is nothing but a living organism or microorganism. Pro means a kind of supporting microorganism. कि आप प्रोबायोटिक्स लेते हो तो आपके बॉडी को अच्छा फील होता है, आपके बॉडी को बेहतर फील होता है. अभी नॉर्मली जो वायरस के केसेस आ रहे हैं तो उनमें ज़्यादा से ज़्यादा उनको ज़रूरी नहीं है कि उनको एंटीबायोटिक्स ही दे रहे हैं, उनको प्रोबायोटिक फूड या प्रोबायोटिक दवाएं भी दी जा रही है. क्यों? ताकि आपका जो प्रोबायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या प्रोबायोटिक फूड होता है उसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, वो क्या करते हैं, दे स्टार्ट टू फाइट दी हार्मफुल माइक्रोब्स इनसाइड योर बॉडी. They start to fight the harmful microbes, harmful microorganisms living inside your body, and then they start to colonize it. ये आपको आगे समझ में आएगा. फिलहाल आपके जो बेसिक प्रोबायोटिक कंटेंट या प्रोबायोटिक खाना जो आप खाते हो उसमें होता है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिल, लैक्टोबैसिलस सेसाई और बिफिडोबैक्टीरियम बिफिडम. ये आपके 3 प्रोबायोटिक कंटेंट वाले माइक्रोब्स जो होते हैं वो आपके डेयरी प्रोडक्ट्स में होते हैं, आपके मेपल सिरप या आपके कॉर्न सिरप में होते हैं, आपके डार्क चॉकलेट में होते हैं. डार्क चॉकलेट इज़ अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ प्रोबायोटिक बिकॉज आपके फिटनेस जोन में हो या आपके एथलीट जोन में हो या आपकी नॉर्मल लाइफ में भी हो. आपके नॉर्मल लाइफ में अगर आपको हेडेक होता है तो आपकी जो डार्क चॉकलेट्स होती है, बॉर्नविल की होती है, अमूल की होती है, उसमें ऐसा पर्टिकुलर केमिकल रहता है जो बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से आपको हैप्पी फील होता है, आपको लाइट फील होता है. उसमें प्रोबायोटिक्स भी रहते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी बॉडी जो मेंटल स्ट्रेस की वजह से या मेंटल हेल्थ की वजह से जो आपकी बॉडी को फिजिकली जो हो रहा है उसको भी लड़ने में मदद करती है. ये बेसिक एग्जांपल है प्रोबायोटिक फूड का. अब प्रोबायोटिक फूड वर्क कैसे करता है, प्रोबायोटिक्स वर्क कैसे करता है. प्रोबायोटिक्स ऐसा माइक्रोब्स है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो आपकी बॉडी में जाता है और आपके एलिमेंट्री कैनाल में कॉलोनीज बनाता है. एलिमेंट्री कैनाल आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रोसेस में एलिमेंट्री कैनाल इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट. तो वो कॉलोनीज बनाता है इन द सेंस वो वहाँ पे अपने होस्ट को, होस्ट इज नथिंग बट जिस बॉडी में प्रोबायोटिक है, होस्ट और जो वायरस है या फिर प्रोबायोटिक या माइक्रोब है वो बहुत अलग होता है. माइक्रोब या वायरस इज समथिंग जो बॉडी एक्सेप्ट करती है और जो बॉडी है वो क्या है, आपका होस्ट है. जो होस्ट वायरस या माइक्रोब को एक्सेप्ट करता है दैट इज द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या बॉडी, और जो अटैक करता है या जो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है दैट इज प्रोबायोटिक और वायरस. सो प्रोबायोटिक माइक्रोब्स आपकी बॉडी के एलिमेंट्री कैनाल में जाते हैं, वहाँ पे हार्मफुल माइक्रोब्स को लड़ने में मदद करते हैं. हार्मफुल माइक्रोब्स से लड़ते हैं वो, और आपके जो इनडायरेक्टली वो एक गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है बट वो क्या होता है एक टाइम पे आके मल्टीप्लाई होने लगता है. तो आपकी बॉडी में गुड माइक्रोब्स जो होते हैं, प्रोबायोटिक्स जो होते हैं, वो ये मदद करते हैं कि आपका बॉडी का बीमारी से लड़ने का या कोई भी अनकंफर्टेबल डिजीज से लड़ने का ताकत बढ़ जाता है. इनडायरेक्टली इम्यून सिस्टम थोड़ा सा वो लोग पावरफुल कर देते हैं. पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका बॉडी में इतना ताकत आ जाता है कि उसकी वजह से भी इंसान बीमार हो जाता है, कि आपकी बॉडी लड़ती रहती है बीमारी से पर उसकी वजह से भी आपको वीक लगने लगता है. सो उसके लिए एंटीबायोटिक्स होती है और एंटीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स को स्टॉप करने में मदद करती है. दिस इज द वेरी बिग डिफरेंस. आपने प्रोबायोटिक्स ज़्यादा आपने मेडिकल्स में सुना नहीं होगा, आपने बस सुना होगा कि एंटीबायोटिक दो हमको. एंटीबायोटिक्स नॉर्मली पेनिसिलिन नाम की दवा आती है. पेनिसिलिन नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था तो इसलिए उनके नाम की भी एक दवा है और पेनिसिलिन ज़्यादातर कंटेंट में होता है, ज़्यादातर दवाओं में होता है. सो प्रोबायोटिक्स आर नथिंग बट दोज ऑर्गेनिजम्स विच हेल्प यू टू फाइट हार्मफुल माइक्रोब्स. अब ये प्रोबायोटिक जो कंटेंट होता है, प्रोबायोटिक माइक्रोब्स होते हैं, डार्क चॉकलेट्स में होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि आपका बटर है, क्रीम है, केफीर है, योगर्ट है, उसमें होता है. कॉर्न सिरप है, कॉर्न सिरप इज नथिंग बट आपका जो नॉर्मल सिरप आता है कॉर्न का वो. योगर्ट आपको अगर जानना ही है तो आपको डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसमें आपको इंग्रेडिएंट्स में मिल जाएगा प्रोबायोटिक कंटेंट कितना है वो होता है. और इसलिए अगर कोई भी एथलीट होता है, कोई भी फिटनेस एक्सपर्ट होता है या कोई भी ऐसा न्यूट्रिशनिस्ट होता है जो आपको फूड कंसल्टेंट रहता है, सो दे विल ऑलवेज एडवाइज यू टू टेक गुड अमाउंट ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स टू ईट.
कि अगर आप कोशिश करो तो ज़रूरी नहीं कि आप डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए सिर्फ दूध पे निर्भर रहो। आप अच्छा बटर यूज़ खाओ, आप अच्छा योगर्ट खाओ, आप अच्छा कर्ड घर पे बना के खाओ। दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फिटनेस। नेक्स्ट इज योर आपका रीडिंग पार्ट है छोटा सा। Why probiotics have developed much more importance in recent days? These products form colonies of useful microbes in alimentary canal and control other microbes and their metabolic activities, improve resistance and lower the ill effects of harmful substances formed during metabolic activities. आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इन द सेंस आपके केमिकल चेंजेस जो बॉडी में होते हैं उनकी वजह से जो इल इफेक्ट्स आते हैं, इलनेस होने लगती है आपको बॉडी में, आपको फिजिकली ड्रेन होने लगता है, फिजिकली टायर्ड होने लगते हो, उस चीज़ को हेल्प करने के लिए माइक्रोब्स उससे लड़ते हैं, आपकी बॉडी में रेजिस्टेंस पैदा करते हैं। रेजिस्टेंस इज नॉट द करंट वाला रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज अगर आपको कोई बीमारी है तो उससे लड़ने की ताकत आपको माइक्रोब्स जो प्रोबायोटिक्स होते हैं वो प्रोवाइड करता है। Nowadays probiotics are also used for treatment of diarrhea and treatment of poultry also. आपका प्रोबायोटिक फूड जो है वो नॉर्मली मोस्टली डायरिया ट्रीट करने के लिए भी है, और ट्रीटमेंट ऑफ पोल्ट्री मतलब जो पोल्ट्री वाले हेन्स होते हैं उनको भी प्रोबायोटिक्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट ब्रेड एंड विनेगर प्रोडक्शन। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज ब्रेड एंड विनेगर प्रोडक्शन। ब्रेड का प्रोसेस मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, विनेगर का थोड़ा बहुत लंबा है। ब्रेड प्रोडक्शन इज फॉर्म बेसिकली जैसे आप रोटी बनाते हो, समझो आप स्टार्ट करते हो तो स्टार्ट में जब रोटी बनाते हो कोई सी भी चीज़ की, अगर आप मिक्स्ड ग्रेन्स की बनाते हो या बाजरे की बनाते हो या गेहूं की बनाते हो, सबसे पहले क्या करते हो आप उसके सीरियल्स लेते हो, मतलब फूड ग्रेन्स लेते हो। सो बेसिकली फॉर ब्रेड प्रोडक्शन फर्स्ट फ्लोर ऑफ सीरियल्स इज फॉर्म। फ्लोर ऑफ सीरियल्स मतलब उस पर्टिकुलर ग्रेन्स का, उस पर्टिकुलर फूड ग्रेन का आटा बनाते हैं, मैदा हो या गेहूं का आटा हो। डो इज फॉर्म्ड बाय वाटर, सॉल्ट एंड बेकर्स यीस्ट। अगर आप ब्रेड बना रहे हो तो आपको डो बनाना पड़ता है, जो आपके पिज़्ज़ास के पर्टिकुलर पिज़्ज़ास की रोटी जो रहती है उसका बेस जो रहता है उसमें भी यूज़ होता है यीस्ट। यीस्ट जो होता है बेकर्स यीस्ट होता है, जो जिसमें माइक्रोब्स होते हैं, सैक्रोमाइसिस, सेरिवेसियाe जो भी नाम है आप दे सकते हो। तो क्योंकि इसमें ये पर्टिकुलर माइक्रोब जाता है, जब फर्मेंटेशन होता है, जब उसको एक तरीके से हीट करते हैं तो उसमें क्या होता है, इसके अंदर जो शुगर कंटेंट रहता है, ज़रूरी नहीं शुगर डालोगे तो शुगर कंटेंट रहता है, आपका फ्रूट्स जो है वो पर्टिकुलर नेचुरल कंपोनेंट है शुगर का। नेचुरल एग्जांपल है कि आपका नेचुरल शुगर कैसा स्वीट होता है। तो आपका जब उस पर्टिकुलर डो में से जो शुगर है फर्मेंटेशन के वक्त वो CO2 और इथेनॉल में बदल जाता है इथेनॉल में बदल जाता है। तो CO2 जब रिलीज होता है तो उसकी वजह से आपका जो डो है जब वो पकता है तो वो स्पॉन्जी हो जाता है, और इथेनॉल एज अ बाय प्रोडक्ट वो लोग रिलीज कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। सो दस द ब्रेड बिकम्स स्पॉन्जी। मतलब क्या होता है कि आप पहले उसको डो बनाते हो, डो बनाने के बाद आप उसको थोड़ी देर रखते हो, आप उसको पकने देते हो, जो बेसिकली होता है कि आपके पिज़्ज़ास में होता है, आप उसको ओवन में नहीं डालते, आप उसको डो बना के रखते हो, और मतलब उसका आटा या क्या बोलते हैं उसको गोंद बना के रखते हो, गोंद नहीं बोल सकते, कुछ तो वर्ड होता है मेरे को याद नहीं आ रहा है। सो यू मेक द डो एंड देन यू कीप इट फॉर अ फ्यू आवर्स, जिसकी वजह से क्या होता है वो फर्मेंट हो जाता है। फर्मेंट होने की वजह से उसके वो जो डो होता है वो स्पंजी हो जाता है, वो स्पंजी हो जाता है, और जब आप उसको पकाते हो तो आपको सॉफ्ट लगता है। सेम गोज फॉर केक, सेम गोज फॉर ब्रेड, सेम गोज फॉर ढोकला, सेम गोज फॉर खमन। नेक्स्ट इज योर विनेगर प्रोडक्शन। विनेगर, सोया सॉस, सोडियम ग्लूटामेट, that is Ajinomoto, that is your black salt, are used in Chinese food for microbial fermentation. Chinese foods को प्रिजर्व करने के लिए, चाइनीज फूड की माइक्रोबियल फर्मेंटेशन करने के लिए विनेगर है, आपका सोया सॉस है, अजीनोमोटो है, ये सब एक तरीके के एग्जांपल्स है जो हेल्प करते हैं। आपका जो विनेगर होता है वो कभी भी आप कोशिश मत करना, बट आई विल से मत ही करो, बिकॉज आपका विनेगर जब आप कभी बाई चांस पी जाते हो तो आपको बहुत ही खारा लगता है, बहुत ही आपकी थ्रोट में जलने लगता है। वाई? बिकॉज वो 4% एसिटिक एसिड है। 4% एसिटिक एसिड बहुत हार्मफुल होता है। आपको इतनी एसिडिटी हो जाएगी, इतनी खट्टी डकार आएगी कि आपको एक दिन तक ज़्यादा कुछ पेट में फील नहीं होगा, आपको खाने नहीं होगा। सो प्लीज़ डोंट ट्राई दिस। इथेनॉल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जूसेस, फ्रूट जूसेस, सिरप, शुगर, मोलासेस एक्सेट्रा। आपके जो फ्रूट जूसेस होते हैं आप कभी ट्राई करना, मतलब बकवास टेस्ट आएगा, पर
जो पाइनएप्पल जूस होता है उसको कभी बनाओ पाइनएप्पल जूस को, और फिर बाद में उसको थोड़ी देर के लिए क्या 1 घंटे या 2 घंटे के लिए रख दो पाइनएप्पल के साथ, तो आपका जो पाइनएप्पल का जो जूस का सिरप रहेगा, जो जूस लिक्विड रहेगा, वो इतना मतलब गंदा टेस्ट करेगा, इतना कड़वा टेस्ट करेगा, क्योंकि उसके पाइनएप्पल का जो अंदर का जो सिट्रिक कंटेंट था वो पानी के साथ जल्दी घुल गया। वो पानी के साथ जल्दी घुल गया मतलब क्या, वो पानी ज़्यादा एसिडिक हो गया, सब पानी ज़्यादा एसिडिक हो गया, उसकी वजह से आप जब पीते हो तो आपको बहुत कड़वा या बकवास टेस्ट आता है। सो दैट इज़ अ बिट हार्मफुल नहीं है, पर ट्राई भी नहीं करना चाहिए। एसिडोबैक्टर एंड ग्लूकेनोबैक्टर आर एडेड, एसिटिक एसिड इज फॉर्म्ड एज प्रोडक्ट। आपका इथेनॉल जो जूस सिरप शुगर मोलासिस से आप लोग कलेक्ट करते हो, फिर उसके अंदर 2 माइक्रोब्स ऐसे डालते हो जिनका नाम है एसिडोबैक्टर और ग्लूकेनोबैक्टर, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो उसके अंदर प्रोडक्ट्स बनवाने के लिए एक्साइट हो जाते हैं, प्रोडक्ट्स बनाने में एक्साइट हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से इन दोनों माइक्रोब्स की वजह से एक ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म होता है जिसका नाम है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड फॉर्म होता है, फिर हम क्या करते हैं, एसिटिक एसिड को रेरिफैक्शन की प्रोसेस, रेरिफैक्शन एक फिल्टर प्रोसेस होती है, उसके थ्रू हम एसिटिक एसिड को अलग कर देते हैं और पोटेशियम फेरोसाइनाइड से ब्लीच कर देते हैं। पोटेशियम फेरोसाइनाइड से ब्लीच इसलिए कर देते हैं ताकि हमको एकदम प्योर फॉर्म में मिले एसिटिक एसिड, और फिर उस एसिटिक एसिड में हम सोडियम डाइऑक्साइड डाल देते हैं या SO2 डाल देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, विनेगर फॉर्म होता है। सेम आपका सोयाबीन के केस में भी है, सेम आपके सोया सॉस के केस में भी है। सोया सॉस भी है जो आपका फर्मेंटेशन से बनता है, उसका मिक्सचर जो रहता है वो व्हीट और राइस का रहता है, और सोयाबीन का जो मिक्सचर रहता है, सोयाबीन जिससे बनता है वो एक फंगस होता है एस्पेरगिलस ओराइजिन। सो आपका सोयाबीन और सोया सॉस व्हीट और राइस के मिक्सचर से बनता है, बस सोया सॉस आपका फर्मेंटेशन से बनता है और सोयाबीन फर्मेंटेशन से पर एक फंगस की हेल्प से बनता है जिसका नाम है एस्पेरगिलस ओराइजिन। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू दी माइक्रोबियल एंजाइम्स। सो माइक्रोबियल एंजाइम्स आपके केमिकल इंडस्ट्रीज में आजकल ज़्यादा यूज़ होने लगे हैं। वाई? बिकॉज आपके केमिकल्स जो केमिकल कैटलिस्ट जो होते हैं, केमिकल्स जो होते हैं जो एज ए कैटलिस्ट फॉर्मेशन देते हैं या एज ए कैटलिस्ट पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में, दे आर क्वाइट अ बिट एक्सपेंसिव एंड हैव मैनी एक्स्ट्रा वर्क, उनका तामझाम और बहुत होता है। सो व्हाट हैपेंस व्हेन यू यूज़ माइक्रोबियल एंजाइम्स? When you use microbial enzymes in chemical industry, आपका वो microbial enzymes जो होता है लो टेम्परेचर पे भी इफेक्टिव रहता है। लो टेम्परेचर कभी कभी ऐसा होता है कि आपका केमिकल का जो कंटेंट है, केमिकल के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है या उसके अंदर जो पर्टिकुलर एलिमेंट्स हैं, उनको एक्साइट होने को बहुत टाइम लगता है। माइक्रोब्स का क्या है, लो टेम्परेचर पे भी वो एक्साइट हो जाते हैं या लो टेम्परेचर पे भी बस उनको जो काम करना है वो काम करने में लग जाते हैं। सो दैट्स प्लस पॉइंट और प्रो पॉइंट। इफेक्टिव एट लो pH एंड प्रेशर, pH और प्रेशर का भी उन पर इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, वो लो pH और प्रेशर पर भी रिएक्ट कर जाते हैं या रिएक्शन को फॉर्म कर देते हैं। एनर्जी सेव होती है। एनर्जी सेव मतलब कि आप हीट देते हो या आप उसको कूल करने लगते हो तो आपकी एनर्जी ज़्यादा जाती है। आपको हीट करने के लिए टेम्परेचर लगता है, आपको कूल करने के लिए टेम्परेचर डाउन करने के लिए भी एनर्जी लगती है, वो सेव होती है। लो कॉस्ट फॉर नो इरोजन प्रूफ इंस्ट्रूमेंट्स, आपके कुछ ज़्यादातर इंस्ट्रूमेंट्स कांच के बने हुए, क्यों? क्योंकि उसमें जो केमिकल्स होते हैं वो कांच को इरोड नहीं कर पाते, कांच को एक तरीके से कह सकते हैं डिके नहीं कर पाते। वैसे ही माइक्रोब्स का इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कुछ जो कैटलिस्ट होते हैं वो कांच को भी इरोड कर देते हैं। माइक्रोब्स का ये प्रॉब्लम है। माइक्रोब्स आप कोई से भी पर्टिकुलर वेसल में ले लो तो वो आपका काम या वो आपका रिएक्शन पूरा कर देते हैं। नो अननेसेसरी बाय प्रोडक्ट्स, सो नो प्योरिफिकेशन एक्सपेंस। माइक्रोब्स को जो प्रोडक्ट बनवाना है, आपको जो प्रोडक्ट बनाना है वो पर्टिकुलर माइक्रोब ले लो एज अ कैटलिस्ट, आपको वो प्रोडक्ट मिल जाएगा। वो प्रोडक्ट मिलने के बाद कोई एक्स्ट्रा काम नहीं होगा जिसकी वजह से आपको दूसरा कुछ मिलेगा। मतलब मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, आपको जो सॉल्ट और वाटर वाला कॉम्बिनेशन है, तो आप सॉल्ट और वाटर बनाते हो या फिर आप सॉल्ट और क्या बोलते हैं, जब धूप पड़ती है पानी पे तो नॉर्मली ऐसा होता है कि पानी सूख जाता है और आपको सीधा सॉल्ट मिलता है। सॉल्ट मिलता है मतलब उसका कोई बाय प्रोडक्ट नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है कि हम रिएक्शंस करते हैं तो आपको 2 प्रोडक्ट मिलता है कि एक जो आपको जो चाहिए था वो मिल गया और एक जो अननेसेसरी जो बस आ गया। जो आ जाता है वो बाय प्रोडक्ट होता है, वो अननेसेसरी बाय प्रोडक्ट माइक्रोब्स के साथ रिएक्शन जब करते हो तो वो
नहीं होता और आपका प्योरीफाई करने का एक्सपेंस जो रहता है वो बच जाता है। ड्यूरिंग माइक्रोबियल एंजाइमेटिक रिएक्शन इज नथिंग बट आप जब कोई भी रिएक्शन करते हो जिसमें माइक्रोब्स और एंजाइम्स रहते हैं, सो उसमें वेस्ट लेस होता है, वेस्ट ऑफ मटेरियल्स, मतलब उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपैरेटस यूज नहीं होता, तो वेस्ट मटेरियल कम यूज होता है और वही एंजाइम्स बच जाते हैं, तो आप रीयूज भी कर सकते हो। और रीयूज कर सकते हो क्योंकि तो हो गया आपका, आपके वेस्ट मटेरियल कम निकल रहा है, आपका रीयूज कर सकते हो, तो वो इनडायरेक्टली क्या हो गया, इको फ्रेंडली हो गया उसके। और ऐसे ही माइक्रोब्स के एग्जांपल है ऑक्सीडोरिडक्टेसेस, ट्रांसफरेसेस, हाइड्रोलाइसिस, लाइएसिस, आइसोमेरेसिस एंड लिगासिस एक्सेट्रा। ये माइक्रोब्स है, माइक्रोब्स रिएक्शन कैसे करते हैं उस पर बेस्ड है। अब आपके कुछ बेसिक एग्जांपल्स जो माइक्रोब्स कन्वर्ट कर सकते हैं। Process of dirt/murk removal occurs at low temperature 2 due to mixing of enzymes with detergents. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका जो कपड़े धोने का पानी है या तो ज़्यादा गर्म हो या तो ज़्यादा ठंडा हो। माइक्रोब्स जो डिटर्जेंट में होते हैं उनकी मदद से भी आप कोई से भी टेम्परेचर पे डर्ट हो या कोई भी स्टेन हो वो कपड़ों में से हटा सकते हो। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज सिरप कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉर्नफ्लावर बाय एक्शन ऑफ एंजाइम्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम बेसिलाई एंड स्ट्रेप्टोमाइसिस। बेसिलाई और स्ट्रेप्टोमाइसिस नाम के जो दो माइक्रोब्स है वो यूज़ करके भी आपके पास जो शुगर सिरप कह रहा हूँ मैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज सिरप रहता है उसमें से भी आप कॉर्नफ्लावर गेन कर सकते हो। माइक्रोबियल एंजाइम्स आर यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज लाइक चीज, प्लांट एक्सट्रैक्ट्स, टेक्सटाइल, लेदर, पेपर एक्सेट्रा। माइक्रोब जो है आपके वो टेक्सटाइल्स में यूज़ होते हैं, प्लांट्स में यूज़ होते हैं, प्लांट एक्सट्रैक्ट्स में यूज़ होता है, चीज़ में यूज़ होता है, टेक्सटाइल की कंपनी में यूज़ होता है और लेदर की कंपनी में यूज़ होता है। फूड मटेरियल्स लाइक कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स, केक्स, juices are available in various colors and flavors. Whether these colors and flavors are really derived from fruits. तो आपका ये एक पर्टिकुलर चार्ट है जिसमें दिया हुआ है कि आपके जो चार्ट नहीं दिया है, सॉरी, whether these red colors and okay, मतलब ये आपको बेसिकली फाइंड आउट करना है, यूज योर ब्रेन पावर में दिया हुआ है। मैं आपको बेसिक समझाता हूँ। इसमें कुछ फूड लिखा है, कुछ कोल्ड ड्रिंक लिखा है और आइसक्रीम्स लिखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आइसक्रीम्स नॉर्मली प्रिजर्वेटिव्स बहुत होते हैं उसमें। आप मैंगो की आइसक्रीम ले लो, एक सीजनल आइसक्रीम है वो, तो जो आपको गर्मी के टाइम पे जो मैंगो का सीजन रहता है उसकी आइसक्रीम मिलती है, सो दैट इज समव्हाट अ बिट नेचुरल, अ बिट टेस्टी। अदरवाइज आप जब आइसक्रीम लेने जाते हो तो आपको या तो आइसक्रीम में बहुत थोड़ा सौरपन मिलता है या तो एकदम अजीब सा कड़वापन रहता है उस आइसक्रीम में, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसमें उसका जो प्रिजर्वेटिव रहता है, उसका जो फ्लेवर रहता है वो बहुत ज़्यादा ही कर देते हो लोग, ताकि आपको लगे कि हाँ भाई मैं पूरे सीज़न पूरे 12 महीने में मैंगो का मज़ा ले सकता हूँ। सो दैट्स वेरी डिफरेंट। दूसरा आता है आपका कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक्स में सबसे बेस्ट एग्जांपल माउंटेन ड्यू है, बेस्ट एग्जांपल कोक है और बेस्ट एग्जांपल पेप्सी और थम्स अप। कोक और माउंटेन ड्यू में इतने स्वीटनर्स रहते हैं क्योंकि आपका कोक और माउंटेन ड्यू सिर्फ जब आप पीते हो जल्दी से जल्दी तो उसके एफरवेसेंस की वजह से आपको यहाँ पे चलता है, वरना आप उसका एफरवेसेंस निकाल दो, आधे घंटे के लिए उसको खुला ही छोड़ दो, फिर जब आप उसको सिर्फ एज अ बेसिक ड्रिंक पियोगे तो उसकी वजह से क्या होगा, आपको लगेगा कि भाई ये तो मीठा ही है, इसका सोडा पार्ट आ ही नहीं रहा मेरे टेस्ट बड पे या मेरे मुँह में। सो दिस इज़ वन थिंग कि उसमें स्वीटनेस डालते हैं, उसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई ना कोई फ्रूट ज़्यादा है। सो दिस इज़ वन एग्जांपल। आपका थम्सअप और पेप्सी है। थम्सअप और पेप्सी में भी बहुत सारे स्वीटनेस रहते हैं, इतना शुगर रहता है आप यकीन नहीं कर पाओगे। इसलिए नॉर्मली लोग कहते हैं कि अगर आपको हेल्दी रहना है तो ट्राई टू अवॉइड सोडा। क्यों? क्योंकि उसमें शुगर बहुत रहता है। शुगर बहुत रहेगा तो आपका शुगर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो आपको होंगे। तो ये एक बात ध्यान में रखो कि अगर आप जब भी बाहर खाना खाने जाते हो, सो ट्राई टू ड्रिंक वाटर इंस्टेड ऑफ trying to quench your thirst with sodas and drinks and cold drinks. Just keep this in mind. और दूसरा आपको क्या दिया है, केक्स दिया है। केक्स में भी एनॉर्मस अमाउंट ऑफ शुगर होता है कंपेयर टू जूसेस। केक्स में ज़्यादा शुगर होता है और सबसे ज़्यादा शुगर कोल्ड ड्रिंक्स और सोडाज में होता है। तो केक्स में क्या होता है कि केक्स आपका पहले से ब्रेड पार्ट है, ब्रेड है उसमें मतलब क्या है, मैदा है प्लस साथ में क्या है, क्रीम है। क्रीम किससे बनती है? शुगर के साथ ही बनती है। क्रीम के बाद वो लोग चोको सिरप डालते हैं, वो भी शुगर से उसमें भी शुगर कंटेंट है। उसके बाद वो लोग उन लोग नाम वाम लिखवाते हैं और फिर बाद में उसके ऊपर कोटिंग देते हैं, दैट इज़ ऑल्सो
शुगर कंटेंट। तो आपका केक है, कोल्ड ड्रिंक है, आइसक्रीम है, फ्रूट जूसेस है जो नेचुरली नहीं बनते, ये सब बहुत ज़्यादा शुगर कंटेंट। अगर आपको चैलेंज दूंगा मैं, या ट्राई चैलेंज नहीं दूंगा, आपको बोलूँगा एक्सपीरियंस करने। आप एक दिन क्या करो, आप माज़ा या स्लाइस जो भी कोई भी जूस जो आप प्रेफर करते हो वो एक बॉटल पी जाओ और फिर बस बैठे रहो। फिर आपको बॉडी पे ये लगेगा कि आपकी बॉडी बहुत लेज़ी हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि वो आपने फ्रूट जूस पिया तो शुगर की वजह से लेजीनेस आ रहा है। आप या तो फिर ट्राई करो, बहुत सारे गुलाब जामुन खा जाओ, या बहुत सारे रसगुल्ले खा जाओ, या बहुत सारी कोई भी मिठाई खा जाओ, तो आपको एक टाइम पे बहुत या तो आलस आएगा बहुत, या फिर माइंड चटक जाएगा कि भाई क्या करूँ मैं ऐसा, कि आपको बॉडी साथ नहीं देगी उठने के लिए या काम करने के लिए, पर आपका माइंड बहुत एक्टिव रहेगा। सो दिस इज़ वन बैड इन्फ्लुएंस ऑफ स्वीट्स। तो इसलिए नॉर्मली कहा जाता है कि आपका शुगर कंट्रोल में रहना चाहिए। आपका जो स्वीट्स खा रहे हो, आप जो स्वीट्स खा रहे हो, आप जो आइसक्रीम खा रहे हो, या कुछ भी खा रहे हो जो शुगर कंटेंट में ज़्यादा है, वो रेगुलेटेड रहे ताकि आपकी हेल्थ मेंटेन रहे। सो आज के लिए बस इतना ही। यू स्टडी माइक्रोवेल एंजाइम्स, यू स्टडी प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स मैंने आपको समझाया कि इट इज़ नथिंग बट अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अ माइक्रोब विच हेल्प्स इन फाइटिंग दी हार्मफुल माइक्रोब्स, जो आपकी बॉडी के लिए सेहतमंद है पर एक हद तक। नेक्स्ट यू स्टडीड अबाउट ब्रेड एंड विनेगर प्रोडक्शन। सो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।